हम ऑलमोस्ट मोनोसेकेराइड को पढ़ चुके हैं ब्रीफली। तो उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं दैट इज़ ओलिगोसेकेराइड। So what is oligosaccharide? These are the compound of sugar that yield 2 to 10 molecules of the same or different monosaccharide on hydrolysis. ओलिगोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे शुगर कंपाउंड है कि जब इसकी हम ब्रेक डाउन कर ले थ्रू हाइड्रोलिसिस तो हमारे साथ कितने मोनोसेकेराइड की यूनिट अचीव्ड होते हैं 2 to 10 मॉलिक्यूल्स आर 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। सो ऐसा मॉलिक्यूल कि जिससे ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जिससे 2, 3, 5 इस तरह 10 तक क्या आ जाए मोनोसेकेराइड यूनिट आ जाए तो तब जाकर अपॉन हाइड्रोलिसिस तो तब जाकर हम उसी मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे कि हमारे साथ क्या है ओलिगोसेकेराइड। अकॉर्डिंगली इन ओलिगोसेकेराइड यील्डिंग 2 molecules of monosaccharide on hydrolysis is designated एज आ डाइसेकेराइड। सो हमारे साथ ऐसा ओलिगोसेकेराइड कि जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर ले तो तब जाकर हमारे साथ 2 मॉलिक्यूल आ जाए तो उसी ओलिगोसेकेराइड को हम क्या कहेंगे डाइसेकेराइड। एंड द वन यील्डिंग 3 molecules ऑफ मोनोसेकेराइड इज़ आ ट्राइसेकेराइड एंड सो ऑन। और इसके साथ अगर कोई दूसरा ओलिगोसेकेराइड है कि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो तब जाकर हमें 3 मॉलिक्यूल्स या 3 सब यूनिट जो है वो अचीव्ड होते हैं तो तब जाकर हम उसी ओलिगोसेकेराइड को क्या कहते हैं ट्राइसेकेराइड। इस तरह जब किसी से 4 मोनोसेकेराइड यूनिट आ जाए तो तब जाकर हम उसे टेट्रा कहेंगे, इस तरह पेंटा, हेक्सा। सो आगे आप लोग डीका तक जा सकते हैं। सो यहाँ पर है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के एग्जांपल है सक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज, सिलोबायोज, ट्री हेलोज, जिनशोबायोज, मिलीबायोज। ठीक है, ये हमारे साथ डाइसेकेराइड की जब हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो या हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे साथ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट जो है वो अचीव्ड होते हैं। फिर उसके बाद ट्राइसेकेराइड्स के एग्जांपल हैं रिमिनोज, जेंशियोनोज, रिफिनोज, इसका दूसरा नाम है मिलिटोज और इसके साथ रिबिनोज, मिलीजैटोज। फिर उसके बाद है टेट्रासेकेराइड्स। ये ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स होंगे कि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर ले तो तब जाकर हमारे साथ 4 मोनोसेकेराइड यूनिट अचीव्ड होंगे। इसके एग्जांपल क्या है स्टेकायोज एंड स्कोरोडोज। और साथ में है पेंटासेकेराइड। नेम से भी ज़ाहिर है कि यहाँ पर 5 मोनोसेकेराइड यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस अचीव्ड होंगे और उसका एग्जांपल है वर्बस्कोस। सो द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द 3 लिग्यूम ओलिगोसेकेराइड दैट इज़ रिफिनोज, स्टेकायोज एंड वर्बकोज इज़ गिवन बिलो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक हमारे साथ है रिफिनोज, दूसरा है स्टेकायोज एंड थर्ड वन इज़ वर्बस्कोज। सो इसके आप मॉलिक्यूलर वो कंपोजिशन देख सकते हैं कि जो रिफिनोज हैं ये किसके कम्बिनेशन से मिलकर बना है। जब गैलेक्टोज अल्फ़ा गैलेक्टोज वो रिएक्ट कर ले विद अल्फ़ा ग्लूकोज एलांग विद बीटा फ्रक्टोज, जब इनके दरमियान गैलेक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान कौन सा ग्लाइकोसिडिक बांड हो 1 व 6 अल्फ़ा 1 व 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और साथ में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं वहाँ पर कौन सा है 1 व 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज हैं जब ये रिएक्ट करता है तो इनका कार्बन नंबर 1 वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं अल्फ़ा 1 व 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और साथ में जो ग्लूकोज हैं ग्लूकोज में अल्फ़ा होता है और साथ में यहाँ पर फ्रक्टोज यहाँ पर बीटा ओरिएंटेशन होता है। सो जब यहाँ पर बॉन्ड बनता है विद कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रक्टोज, सो जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं 1 व 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, सो जब इस तरह ये कंबाइंड हो जाए तो इससे जो मॉलिक्यूल बनता है ट्राइसेकेराइड बनता है उसे क्या कहते हैं रिफिनोज। अब नेक्स्ट वन क्या है स्टेकायोज। इसमें सेम कम्बिनेशन है कि एक गैलेक्टोज यहाँ पर उसकी एडिशन हो जाती है। जब गैलेक्टोज वो गैलेक्टोज के साथ रिएक्ट करके और साथ में उसके साथ क्या हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी हो। सेम इज़ द केस विद रिफिनोज के रिफिनोज में जो मोनोसेकेराइड है गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सेम यही 3 यहाँ पर भी होते हैं लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा गैलेक्टोज होता है। सो इनके कम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है टेट्रासेकेराइड बनता है उसे क्या कहते हैं स्टेकायोज। फिर पेंटासेकेराइड जो है वर्बस्कोज, इसमें एक एडिशन एक अनदर गैलेक्टोज की वो एडिशन हो जाती है और इनकी कम्बिनेशन से जो पेंटा
सेकेराइड बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं फिर वर्बस्कोस। ठीक है, सो नीचे क्या है, यहाँ पर डाइसेकेराइड हैं जिस तरह माल्टोज कि जब माल्टोज की हम हाइड्रोलिसिस कर ले तो तब जाकर हमारे साथ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज वो अचीव्ड होते हैं। इस तरह जब हम लैक्टोज की वो ब्रेक डाउन करते हैं या हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे साथ कौन से मोनोसेकेराइड यूनिट अचीव्ड होते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और नेक्स्ट वन क्या है, सुक्रोज। सो सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो तब जाकर हमारे साथ जो यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड आते हैं वो कौन से हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। नाउ नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ डायासेकेराइड। यहाँ पर अब ओलिगोसेकेराइड को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि डायासेकेराइड क्या है। ठीक है, सो डायासेकेराइड कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट, या इसकी डिफिनीशन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा ओलिगोसेकेराइड कि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करना चाहे तो तब जाकर हमारे साथ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आ जाए तो उस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसेकेराइड को हम क्या कहेंगे, डायासेकेराइड। सो सेल कैन आल्सो मेक डायासेकेराइड्स बाय जॉइनिंग 2 मोनोसेकेराइड बाय बायोसिंथेसिस। सो ये हमारे सेल में भी एफिशिएंसी है कि वो क्या करे, डायासेकेराइड की सिंथेसिस कर ले बाय जॉइनिंग 2 मोनोसेकेराइड यूनिट, मे बी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, मे बी ग्लूकोज एंड मे बी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सो इस तरह इसकी सिंथेसिस जो है वो पॉसिबल है सेल के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो रिएक्ट कर रहा है विद फ्रक्टोज। सो इनकी कम्बिनेशन से जो डाइसेकेराइड बनता है वो कौन है, सक्रोज। ठीक है, सो इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं क्योंकि हम नॉर्मल रूटीन में इसे ही यूज़ करते हैं। फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स, शुगर केन्स, शुगर बीट, हनी एंड मेपल सिरप। ठीक है, सो इसमें हमारे साथ सक्रोज जो है वो नेचुरली फाउंड होता है और साथ में सक्रोज में बी प्यूरिफाइड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज इनटू ब्राउन, वाइट एंड पाउडर शुगर। नाउ नेक्स्ट वन, जब ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ रिएक्ट कर ले, यहाँ पर तीनों में ग्लूकोज क्या है वो कॉमन है, एक में फ्रक्टोज रिएक्ट करेगा, एक में गैलेक्टोज रिएक्ट करेगा और थर्ड वन में अनदर ग्लूकोज रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो जब ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ रिएक्ट कर ले तो यहाँ पर क्या बनता है, लैक्टोज। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेक, गैलेक्टोज में क्या है, लेक। सो लैक्टोज is the combination of glucose plus galactose. So the primary sugar in milk and milk products, जो मिल्क हैं या मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं उससे हमें क्या मिलता है, नॉर्मली लैक्टोज ही मिलता है। Many people have problem digesting large amount of lactose, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मली लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऐसे पीपल जो क्या करते हैं जिसे प्रॉब्लम मीन इसकी डाइजेशन में उनको प्रॉब्लम आ रहा हो, अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट ना कर सकते हो या नहीं, सो इस कंडीशन को हम फिर क्या कहते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। नाउ नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ माल्टोज, अनदर डाइसेकेराइड। सो माल्टोज जो है जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर ले तो इससे जो डाइसेकेराइड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, माल्टोज। सो प्रोड्यूस्ड व्हेन स्टार्च ब्रेक डाउन, या जब हम स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जब स्टार्च की ब्रेक डाउन होती हैं तो तब जाकर ये जो स्टार्च हैं इनको नॉर्मली वो छोटे छोटे जो क्या होते हैं फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें उसकी डिवीज़न होती है और उसी दौरान मेनली स्टार्च की जब ब्रेक डाउन होती हैं तो डाइसेकेराइड में ही इसकी ब्रेक डाउन होती हैं। सो प्रोड्यूस्ड व्हेन स्टार्च ब्रेक डाउन अकर, यूज्ड नेचुरली इन फर्मेंटेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड बियर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर आप लोग इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। फर्स्ट वन स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, सक्रोज। सो ये जो लेफ़्ट साइड हैं, लेफ़्ट साइड पर सारे ग्लूकोज यूनिट हैं। ठीक है, और इनका जो राइट साइड है यहाँ पर सक्रोज जो की कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इसकी कम्बिनेशन से बनता है। तो ग्लूकोज की कार्बन नंबर फर्स्ट और जो फ्रक्टोज हैं इनके कार्बन नंबर 4 जब ये आपस में रिएक्ट कर ले तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर लिंक्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह लैक्टोज आप लोग देख सकते हैं, एक साइड पर ग्लूकोज और दूसरी साइड पर क्या है, गैलेक्टोज है। तो इनकी कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ द ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 1 2। सो ये सेकंड नंबर कार्बन है किस चीज़ का, इसकी आप लोग इस तरह भी वो कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। सो यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर 4 ऑफ द गैलेक्टोज जब ये आपस में रिएक्ट कर ले तो इससे क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये ओरिएंटेशन मीन डाउनवर्ड ओरिएंट हुआ है ताकि यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ द
गिलेक्टोज वो आपस में अच्छी तरह आ जाए और रिएक्ट कर ले, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है माल्टोज। माल्टोज में चूँकि दोनों ही ग्लूकोज की यूनिट होते हैं, सो कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ द वन ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 1 2, या अब इस तरह भी इसकी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर फोर्थ ऑफ द सेकंड ग्लूकोज, इनके दरमियान जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो इससे माल्टोज जो है वो हमें अचीव्ड हो जाता है। इसके बाद ट्राइसेकेराइड। सो ट्राइसेकेराइड क्या है, कंपोज्ड ऑफ 3 मोनोसेकेराइड्स। एग्जांपल इसके क्या है, रिफिनोज फाउंड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गिलेक्टोज। पिछले स्लाइड में हम ऑलमोस्ट इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद है टेट्रासेकेराइड्स। टेट्रासेकेराइड का एग्जांपल भी हमें पता है स्टिकायोज, कंपोज्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गिलेक्टोज एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ शुगर एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है, वो रिलेटिव स्वीटनेस रिलेटिव टू सक्रोज। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ सक्रोज हैं, इसके साथ हमने माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इस तरह इनको कंपेयर करना है कि इनमें कितना वेरिएशन है इनकी स्वीटनेस में। सो अगर हम माल्टोज के साथ गिलेक्टोज को कंपेयर कर लें, सो इट इज़ 70 टाइम मोर स्वीटर देन गिलेक्टोज, और इसके साथ अगर हम ग्लूकोज को वो कंपेयर कर ले, सो इट इज़ 25 टाइम मोर स्वीटर देन ग्लूकोज। और अगर हम इसको कंपेयर कर ले विद फ्रक्टोज, सो फ्रक्टोज इज़ almost 75 mean 1.5 टाइम मोर स्वीटर देन सक्रोज। सो इस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लैक्टोज और माल्टोज में कितना डिफरेंस है, वेरिएशन है। और साथ में जो शुगर अल्कोहल है, जिस तरह सर्बिटोल, माल्टिटोल एंड ज़ाइलिटोल, इसके साथ भी आप लोग इनका कंपेरिजन कर सकते हैं कि इनमें भी कितना वेरिएशन है। सो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स सक्रोज इज़ मोर स्वीटर देन सर्बिटोल, माल्टिटोल एंड 40 टाइम मोर स्वीटर देन सर्बिटोल। और ज़ाइलिटोल जो है इसके साथ इसका जो स्वीटनेस है उनका रेशो वो सिमिलर है। और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जिस तरह एस्पार्टेम, ये कितने टाइम ऑलमोस्ट 70 आप लोग ये लिख सकते हैं कि 70,000 प्लस 900 टाइम इनका जो स्वीटनेस है वो किस चीज़ से ग्रेटर है, सक्रोज से। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से चौरीन जो है वो भी देख सकते हैं और अदर जो स्वीटनर है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि इनमें कितना वेरिएशन है among their sweetness। नाउ नेक्स्ट वन जो ग्रुप है दैट इज़ पॉलीसेकेराइड। सो पॉलीसेकेराइड क्या हैं, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ऐसे शुगर होंगे कि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर ले तो यहाँ पर मोर देन 10 सब यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड जो है वो हमारे साथ अचीव्ड होंगे। सो ऐसे शुगर के जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं और अपॉन हाइड्रोलिसिस मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट हमें अचीव्ड होते हैं, तो उन सारे जितनी भी इस तरह के शुगर हो या कार्बोहाइड्रेट्स उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। सो इट कंटेन 10 आर मोर मोनोसेकेराइड्स यूनिट दैट आर अटैच टुगेदर, कि जो पॉलीसेकेराइड हैं यहाँ पर मोर देन 10 यूनिट्स क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ और इसके कम्बिनेशन से पॉलीसेकेराइड जो है वो बनते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, स्टार्च जो कि क्या है, डाइजेस्टेबल हैं। फिर सेकंड वन है ग्लाइकोजन, और स्टार्च की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, प्लांट्स में, ये स्टोरेज सब्सटेंसेस हैं या स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हैं। दूसरा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ये भी क्या है, डाइजेस्टेबल है, ये भी इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती हैं, एनिमल में या एनिमल सेल्स में। और नेक्स्ट वन है फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, और ये क्या है हमारे साथ इनडाइजेस्टेबल हैं और नॉर्मली हम डाइट में यूज़ करते हैं ताकि जो फ्लो ऑफ फीकल मटेरियल हो वो क्या हो, तेज़ी से हो जाए। और यहाँ पर मीन ये डाइट के लिए ज़रूरी भी होता है। नेक्स्ट आ रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स फॉर्म दीज पॉलीसेकेराइड, क्या मतलब है कि जब हमारे साथ ग्लूकोज आपस में मिल जाए या ग्लूकोज किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाए द सेम मोनोसेकेराइड, तो इसकी कम्बिनेशन से जो चेन बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। और उसमें ये बात ज़रूरी है कि यहाँ पर 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड या ग्लूकोज यूनिट्स होंगे। सो एग्जांपल इसके हैं, सेलुलोज गिव्स स्ट्रक्चर टू द प्लांट एंड फाइबर टू आवर डाइट, ठीक है। So glycogen is an energy storage sugar produced by animals. Liver cells synthesize glycogen after a meal to
मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो क्या होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसी दौरान ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। सो हमारे बॉडी में चूँकि इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, सो इंसुलिन की जब प्रोडक्शन हो जाए तो उसी दौरान जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होते हैं वो लीवर सेल्स क्या करते हैं, उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन उसे कन्वर्ट करके वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो ऊपर दो सेंटेंस है ये आप लोग इंशाल्लाह चूँकि आसान है इजीली आप लोग समझ जाएंगे। Now, a great majority of carbohydrates of nature occur as polysaccharide। क्या मतलब है इसका कि जो हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स हैं नेचर में उनमें मोस्टली पॉलीसेकेराइड जो है उसी फॉर्म में वो नेचर में पाए जाते हैं। सो केमिकली द पॉलीसेकेराइड्स मे बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमो कहते हैं सेम कि जहाँ पर ऐसे पॉलीसेकेराइड हो कि जो एक यूनिट मीन वहाँ पर एक ही यूनिट जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करना चाहे या हाइड्रोलिसिस कर ले, ब्रेक डाउन कर ले, तो वहाँ पर हमें सिमिलर एक ही मोनोसेकेराइड यूनिट अचीव्ड होंगे। ठीक है, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या होंगे, ये ऐसे पॉलीसेकेराइड होंगे कि जब हम इसकी ब्रेक डाउन कर ले तो यहाँ पर मोर देन वन काइंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट हमें अचीव्ड होते हैं। सो विच होमोपॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, विच यील्ड्स ऑन हाइड्रोलिसिस अ सिंगल मोनोसेकेराइड, एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड विच प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। सो बेस्ड ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट द पॉलीसेकेराइड मे बी ग्रुप्ड अंडर टू हेड्स। दिस इज न्यूट्रिएंट्स पॉलीसेकेराइड एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। सो इसके बाद जो फंक्शनल एस्पेक्ट हैं किस चीज़ के, पॉलीसेकेराइड के, बाज़ पॉलीसेकेराइड ऐसे होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, और बाज़ ऐसे होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मीन किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर इससे बना होता है, और बाज़ ऐसे होते हैं जो एज अ न्यूट्रिएंट जिसे हम क्या करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स। सो इसी बेस पर भी मेनली पॉलीसेकेराइड्स की जो है वो डिवीजन हो गई हैं इनटू न्यूट्रिएंट्स पॉलीसेकेराइड्स। सो दीज एक्ट एज अ मेटाबॉलिक रिजर्व ऑफ मोनोसेकेराइड इन प्लांट्स एंड एनिमल। मीन के यहाँ पर जो मोनोसेकेराइड होते हैं जो हम मेटाबॉलिक के लिए जिस तरह ग्लूकोज हैं बॉडी में यूज़ करते हैं वो वही रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और इन द फॉर्म ऑफ इनोलिन प्लांट्स एंड एनिमल में स्टोर्ड होते हैं, और टाइम टू टाइम हम इसे फिर क्या करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज। दूसरा है स्ट्रक्चरल और इनडाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड। नेम से भी जाहिर है कि इनका स्ट्रक्चरल रोल होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई स्ट्रक्चर इससे बना होगा और ये इनडाइजेस्टेबल भी होगा, इसको हम एज अ न्यूट्रिएंट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसकी ब्रेक डाउन हमारे बॉडी में चूँकि एंजाइम नहीं होते जो इसकी ब्रेक डाउन कर ले, सो दैट वाई दीज आर दी इनडाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड। सो दीज सरो इज अ रिजिड मैकेनिकल स्ट्रक्चर इन प्लांट इन एनिमल्स लाइक सेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन। ये आप लोग आर्थ्रोपोड्स में देख सकते हैं कि उनका जो शेल होता है वो मेनली किस चीज़ से बना होता है, काइटिन से। एंड आल्सो हेल्यूरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइथिन। सो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये नॉर्मली स्टार्च या जो ग्लाइकोजन है इसका ही एक फॉर्म है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज एंजाइम, तो यहाँ पर छोटे छोटे इसकी वो फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, दैट इज़ डेक्सट्रिन। फर्दर जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलोज, सो मल्टोज हमें अचीव होता है। जब इसकी फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टेज हाइड्रोलिसिस होता है तो मिनी डी ग्लूकोज, नॉर्मली मल्टोज इज द कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सो वो हमें अचीव हो जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। सो टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड में हम ऑलमोस्ट ये देख चुके हैं कि यहाँ पर स्टार्च इसका एग्जांपल है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज इस तरह दूसरे एग्जांपल है। सो यहाँ पर हमने ब्रीफली इसके ऊपर भी डिस्कशन करना है कि स्टार्च क्या है। सो स्टार्च द मेजर डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड इन आवर डाइट। ठीक है, जो हम डाइट मीन हम नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, सो इनमें मेजर जो डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टार्च होते हैं, फॉर्म ऑफ स्टार्च होते हैं। अब ये क्या है, इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, कि जो प्लांट्स हैं वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड होते हैं। प्लांट भी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हम ये हासिल कर सकते हैं, वीट से हासिल कर सकते हैं, राइस, कॉर्न, राई, बार्ले, पोटैटोज, ट्यूबर, यम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लांट स्टार्च, दैट इज़ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ये सिंपल जो डिवीज़न हुई है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये ब्रांच और अनब्रांच के बेसिस पर हुई है कि बाज़ स्टार्च मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बिल्कुल वो
चेन मीन साइड चेन होती ही नहीं, लेकिन बाज़ ऐसे इसके एक फॉर्म है जहाँ पर क्या होता है साइड चेन उससे अराइज होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। सो इसी बेस पर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन इसके ऊपर हम आगे आकर जो है वो जिक्र करेंगे कि ये क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में इस तरह मिल जाए और इसकी कम्बिनेशन मीन इस तरह चेन कंटिन्यू कोई साइड चेन जो है वो ना हो, तो इससे जो मालिक्यूल बनता है ये क्या होता है अल्फ़ा एमाइलोज, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा ग्लूकोज वो अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसकी फॉर्मेशन जो है वो होती है। और सेकंड वन क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन में ये हमारे साथ क्या है नॉर्मली ग्लूकोज ग्लूकोज यूनिट हैं। ठीक है, और साइड चेन यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ पर भी दूसरा चेन है, फिर इस तरह चेन फर्दर भी कंटिन्यूड रहता है, अदर साइड पर भी इस तरह एक्सटेंशन वो निकल आते हैं। सो इस तरह जो हमारे साथ स्टार्च मॉलिक्यूल होता है उसे हम फिर क्या कहते हैं एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। नाउ एमाइलोज, एमाइलोज क्या है, ये फॉर्म ऑफ स्टार्च है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टार्च चेन लिंक टुगेदर with a one alpha 1 or 4 linkage indicating 300 to 5500 glucose units per molecule. So जो एमाइलोज है ये क्या है, इट इज़ अ चेन, नॉर्मली ये स्ट्रेट चेन होता है, किस चीज़ का होता है स्टार्च मॉलिक्यूल का, जहाँ पर 300 से लेकर 5500 तक ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, मेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उनके दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो कौन सा है अल्फ़ा 1 व 4। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे साथ क्या है एमाइलोज हैं, और एमाइलोज में ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो लिंक्ड हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ द लेफ्ट साइड ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर फोर्थ ऑफ द राइट साइड ग्लूकोज, इनके दरमियान बॉन्ड जो है वो बना है। सो 1 व 4, और यहाँ पर जो बॉन्ड है वो अल्फ़ा 1 व 4, ये आगे जाकर इंशाल्लाह हम डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे कि अल्फ़ा बॉन्ड अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है। ठीक है, सो molecular weight range from 10 power 5 to 10 power 6, and generally it is water soluble and give blue color with iodine। क्या है जो एमाइलोज है, इट इज़ वाटर soluble, और जब हम इसको आयोडीन में वो डिज़ॉल्व करना चाहे तो तब जाकर हमारे साथ कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। तो इससे ये इंडिकेशन हमें मिल जाएगा कि ये हमारे साथ कौन सा फॉर्म ऑफ द स्टार्च है, दैट इज़ एमाइलोज। अब एमाइलोपेक्टिन क्या है, इट कंटेन beside straight chain several branch chain with which are arranged in alpha 1 व 4 and beta 1 व 6 linkage units। सो पहले मैंने आप लोगों ने जो पिछले स्लाइड है उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो एमाइलोपेक्टिन है या एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, इनमें जो मेन डिफ्रेंसिएशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ चेन के यहाँ पर साइड चेन जो है वो निकल जाते हैं। और दूसरा जो डिफ्रेंसिएशन है वो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि एमाइलोपेक्टिन में एक अनदर काइंड ऑफ लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है उसकी वो फॉर्मेशन होती है, और वो कौन सा है बीटा 1 व 6 लिंकेज। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एमाइलोपेक्टिन कंटेन 50,000 to 5 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो इतना ये क्या होता है इनमें ग्लूकोज की यूनिट्स इतने हाई होते हैं, इतना लेंथी ये मॉलिक्यूल, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी ज़ाहिर बात है कि वो भी क्या होगा, वो भी ग्रेटर होगा, दैट इज़ 10 पावर 7 to 10 पावर 8, एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड गिव्स पर्पल कलर विद आयोडीन। जब हम इसको वो आयोडीन के साथ मीन डिज़ॉल्व करना चाहे तो तब जाकर इसके इंडिकेटर के थ्रू कौन सा कलर हमें इश्यूड होगा, पर्पल कलर। यहाँ पर आप लोग इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक तो 1 व 4 अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, दूसरा 1 व 6, यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा 1 व 6, मे बी अल्फ़ा 1 व 6 एंड मे बी बीटा 1, इस तरह उसकी फॉर्मेशन जो है वो भी हो सकती हैं। ठीक है, सो इसके कम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बन जाता है इसे फिर हम क्या कहते हैं एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। नाउ अनदर काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड दैट इज़ सेलुलोज। कि सेलुलोज क्या है और ये कहाँ पर होता है, इट फॉर्म्स सेल वॉल्स एंड प्लांट सेल। नॉर्मली ये प्लांट सेल में होते हैं और कहाँ पर होते हैं उनके सेल वॉल, और सेल वॉल इनसे बना होता है, मेनली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड फाइबर और रफेज। फाइबर हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम डाइट लेते हैं तो उसी दौरान हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए सेलुलोज जो हम अनडाइजेस्टेबल या डाइजेस्टेबल जो भी फूड होता है उसकी मोबिलिटी वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, और उसी दौरान हमारी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिपेशन से बच जाती हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए मीन ज़रूरी होते हैं ताकि हम हमारे बॉडी में वो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। सो इनडाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन।
अच्छा, ये इनडाइजेस्टेबल क्यों होते हैं? अगर आप लोग देख लें यहाँ पर ये ग्लूकोज यूनिट आपस में जो है वो अटैच हुए हैं, लेकिन इनमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? बीटा 114 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और बीटा 114 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इसकी ब्रेक डाउन के लिए जो एंजाइम सेलुलोज रिक्वायर्ड होता है वही सेलुलोज एंजाइम हमारे बॉडी में एब्सेंट होता है। और वो मीन के अदर जो हमारे साथ जिस तरह एमाइलेज हैं वो इसकी ब्रेक डाउन क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है उसकी ओरिएंटेशन कौन सी है? अल्फ़ा 114 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वो इनेबल होता है क्योंकि वो इसकी क्या करे, वो ब्रेक डाउन कर ले। दैट्स वाई सेलुलोज को हम उसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और इसको हम एज अ फाइबर वो हम फिर यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई सेलुलोज इज़ इनडाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस। Now, third form of the polysaccharide, that is glycogen. So glycogen क्या है? The storage form of glucose in the body. मीन कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर्ड होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ पर स्टोर होते हैं? इन लीवर एंड इन मसल्स, ठीक है। एंड आल्सो फाउंड इन टाइनी अमाउंट्स इन मीट सोर्सेज, नॉट फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट में जो है वो चूँकि स्टार्च होता है वो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हैं, इसी बेस पर लिखा है कि इट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फूड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और मेनली जो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ ग्लाइकोजन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज यूनिट आपस में क्या हुए हैं, वो अरेंज हुए हैं। और ये भी आप लोग याद रख लें कि जो ग्लाइकोजन है ये एमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है, ब्रांच चेन इसके होते हैं, जस्ट लाइक एमाइलोपेक्टिन ऑफ दी स्टार्च। अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा समरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर आप लोग देख लें इस साइड पर सारे कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल्स होते हैं, मालिक्यूल्स हैं या कंपाउंड है, और इस साइड पर इसका फूड सोर्स है कि कहाँ से हम अचीव कर सकते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? मोनोसेकेराइड, दैट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? फूड सोर्स क्या है? फ्रूट जूसेस, हनी एंड कॉर्न सिरप। ये ऑलमोस्ट हम पिछले स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ब्रीफली यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं कि गैलेक्टोज ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? लैक्टोज ड्यूरिंग अपॉन लैक्टोज हाइड्रोलाइसिस, मीन के मिल्क से हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? फ्रक्टोज, इट इज़ फाउंड इन फ्रूट जूसेस, हनी, सक्रोज। हाइड्रोलाइसिस से भी हमें फ्रक्टोज जो है वो अचीव हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है? डाइसेकेराइड में मल्टोज हमें कहाँ से वो अचीव हो सकता है? फूड सोर्स क्या है? जर्मिनेटिंग ग्रेन्स। स्टार्च, हाइड्रोलाइसिस से भी हम मल्टोज अचीव होता है। लैक्टोज कहाँ से? मिल्क, योगर्ट एंड आइसक्रीम। जो सक्रोज है उनका सोर्स क्या है? शुगर केन, शुगर बीट। इस तरह आप लोग यहाँ पर पॉलीसेकेराइड जो है वो भी देख सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हम एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, और इस तरह ग्लाइकोजन को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? लीवर एंड मसल्स। और सेलुलोज को हम प्लांट फाइबर, ब्रेन्स एंड बीन्स सेलुलोज, यहाँ से भी हम इसको हासिल कर सकते हैं। ये भी हमारे साथ सोर्स हैं। और यहाँ पर इनके दरमियान जो डिफ्रेंसीशन जो ऑलमोस्ट हम पिछले स्लाइड में कर चुके हैं वही डिफ्रेंसीशन है कि जो एमाइलोज हैं ये चूँकि अनब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, और यहाँ पर कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है? 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर जो एमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच वहाँ पर 1/4 अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और साथ में 1/6 बीटा और अल्फ़ा 1/6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वहाँ पर होता है। साथ में ग्लाइकोजन इसके ऊपर भी डिस्कशन हो गई कि ये भी क्या है? जस्ट लाइक एमाइलोपेक्टिन होता है, और इसमें भी हाईली ब्रांच ग्लूकोज यूनिट जो है वो जॉइंट होते हैं, और इससे डिफरेंट चेन जो है वो अराइज, साइड चेन जो है वो अराइज हो जाते हैं। और यहाँ पर जो लिंकेजेस हैं वो कौन से हैं? अल्फ़ा 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फ़ा 1/6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और साथ में आप लोग यहाँ पर सेलुलोज भी देख सकते हैं कि इट इज़ अनब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जॉइंट बाय बीटा 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। नाउ ये जो लास्ट स्लाइड है यहाँ पर आप क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस है वो आप लोग देख सकते हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स कि इनके क्लिनिकल कंसेप्ट्स या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ ग्लूकोज, इट इज़ अ मेजर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू मेमल्स नॉर्मली एक्सेप्ट रूमिनेट्स। सो जो मेमल्स हैं उनमें मेमल्स क्या करते हैं कि वो एनर्जी प्राइमरी सोर्स जो है वो किस चीज़ के ऊपर करते हैं? प्राइमरी सोर्स फॉर एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? ग्लूकोज के ऊपर। सो द bulk ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज स्टार्च इज डाइजेस्टेड एंड फाइनली एब्जॉर्ब्ड इज ग्लूकोज इनटू दी बॉडी। जो ही हम स्टार्च खा लें
या प्लांट के ऊपर फीड करते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर फीड कर ले, तो वहाँ पर जो स्टार्च जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है इनटू सिंपल ग्लूकोज यूनिट, और वो ग्लूकोज यूनिट हमारे बॉडी में फिर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर हमारे बॉडी एज अ एनर्जी सोर्स उसे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हैं डेक्सट्रोज। अब अगर हम डेक्सट्रोज देख ले तो इसकी भी क्लिनिकल वो इम्पॉर्टेंस है। वो क्या है? इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड मेडिकल पर्पस मेडिकल प्रैक्टिसेस में अगर हम देख ले तो जो डेक्सट्रोज हैं, इट इज़ डिजॉल्व इन सॉल्यूशंस दैट आर गिवन इंट्रावेनसली व्हिच कैन बी कंबाइंड विद अदर ड्रग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज अ पर्सनस ब्लड शुगर। ठीक है, ये क्या होता है कि जो डेक्सट्रोज होता है इसको सोल्यूशन में किसी दूसरे ड्रग्स या दूसरे सोल्यूशन के साथ वो मिला दिया जाता है और फिर इंट्रावेनसली इसको हम क्या करते हैं, वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ड्रिप की सूरत में। किस चीज़ के लिए? ताकि जो पर्सन है उसका ब्लड शुगर क्या हो जाए, थोड़ा सा राइज अप हो जाए, उनमें हम एज अ एनर्जी मीन के वहाँ पर उनकी जो एनर्जी कंटेंट है जिस तरह ग्लूकोज होते हैं वो ज़्यादा हो जाए और वहाँ पर वो इजीली उसकी बॉडी क्या कर ले, जो सेल्स हैं वो एनर्जी जो है वो हासिल कर ले। स्ट्रेंथ के लिए भी हम डेक्सट्रोज को इन द फॉर्म ऑफ ड्रिप जो है वो फिर क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग में इंट्रावेनसली हम वो इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज़ एबंडेंटली फाउंड इन द सेमन विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय द स्पर्म फॉर एनर्जी। जो सेमन होता है नॉर्मली वहाँ पर मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं। वो एनर्जी सोर्स, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम फ्रक्टोज। ये इज़ एनर्जी सोर्स हैं। जब वो मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट के लिए वो एनर्जी फ्रक्टोज से ही हासिल करते हैं। सेवरल डिजीज आर एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज़ diabetes mellitus, glycogen storage diseases that is galactosemia। ठीक है, और इसके साथ accumulation of sorbitol and dulcitol in the tissues may cause certain pathological condition that is contract मीन कि जब मसल कंट्रैक्ट हो जाता है, और साथ में नेफ्रोपैथी। The non-digestible carbohydrates cellulose play a significant role in a human nutrition. These includes decreasing the intestinal एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल। पहले जिक्र हुआ फाइबर के ऊपर कि फाइबर सेलुलोज को हम एज अ फाइबर भी यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? यहाँ पर ये वो सारा कुछ जो है वो डिस्कस हुआ है। दी नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट दैट इज सेलुलोज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ ह्यूमन न्यूट्रिशन। किस तरह के? दिस इंक्लूड डिक्रीजिंग द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एंड आल्सो इंक्रीज बल्क ऑफ फीसिस टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। मैंने पिछले स्लाइड में ये डिस्कशन इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि जो कॉन्स्टिपेशन है, टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, इसके लिए हम फाइबर लेते हैं और वो फाइबर क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल हैं वो डिक्रीज़ कर लेते हैं और जो फीसिस होते हैं उनकी मूवमेंट, बल्क मूवमेंट वो इंक्रीज़ कर लेते हैं और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है वो फिर हमें नहीं होता। द मक्कोपॉलीसेकेराइड दैट इज़ हेल्यूरोनिक एसिड सरो इज़ अ लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बर इन जॉइंट्स। आप लोगों ने जॉइंट्स में वो लुब्रिकेंट्स मीन फ्लूइड जो है वो देखे होंगे। मेनली वहाँ पर कौन से फ्लूइड होते हैं? दैट इज़ हेल्यूरोनिक एसिड एंड इट्स सरो इज़ अ लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बेंट। कहाँ पर? जो हमारे जॉइंट्स हैं। एंड आल्सो द मक्कोपॉलीसेकेराइड दैट इज़ हेपारिन इज़ एन एंटी कोगुलेंट। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ब्लड है जब बॉडी से ये निकल जाए तो वहाँ पर ये कोगुलेट हो जाता है। अब बॉडी के अंदर ये क्यों कोगुलेट नहीं होता? इसका आंसर ये है कि हमारे बॉडी में क्या है, एक मक्कोपॉलीसेकेराइड है दैट इज़ हेपारिन, और वो हेपारिन क्या है? एंटी कोगुलेंट। ये ब्लड को प्रिवेंट करता है किस चीज़ से? क्लॉटिंग से, कि वो एक जगह पर क्या ना हो जाए, एग्रीगेट लम्प्स जो है वो क्रिएट ना करे। ये जो हेपारिन है ये प्रिवेंट करता है ब्लड को किस चीज़ से? क्लॉटिंग से। एंड आल्सो द सर्वाइवल ऑफ एंटार्क्टिक फिश बिलो -2 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ एट्रीब्यूटेड टू एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन। जो फिशेस होते हैं नॉर्मली जो पोलर एरियाज़ पर होते हैं वहाँ पर वो जो टेम्परेचर वो बहुत ही कम होता है, -2 से भी उसकी टेम्परेचर वो फॉल डाउन उसकी कभी कभी हो मीन जो मोस्टली होती हैं। तो वहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म है किस तरह सर्वाइवल करते हैं? ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर एंटी फ्रीजिंग ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और वो फिर एक्ट करते हैं एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट, और तब जाके ये ऑर्गेनिज्म वहाँ पर भी सर्वाइवल कर सकते हैं। एंड आल्सो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ अ ग्लाइकोसाइड्स एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और इस तरह हम स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि हम ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये क्या है? अ ग्लाइकोसाइड, अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट इंट्रोडक्शन। एंड इंशाल्लाह जो रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज क्या है, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। इस तरह हम सब को एक एक करके फिर क्या करेंगे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास था अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, इसी बेस पर जितनी भी आस्पेक्ट्स थे ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उसको हमने ब्रीफली एंड शॉर्टली यहाँ पर डिस्कस किया है। अच्छा, अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग डायरेक्टली या कमेंट सेक्शन जो है वहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।